ये रही अपनी गाड़ी अगले 2 दिन के लिए, हाइलक्स। गुड मॉर्निंग सबको, एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन हमारा कार से ही शुरू हो रहा है क्योंकि अब टाइम हुआ है 8:15 बजे हैं सुबह के ना। और मैं नॉर्मली रात को मैं जागता होता हूँ 12-1 बजे तक, कई बार 2 बजे तक भी। तो सुबह फिर मैं 8:30 बजे उठता हूँ, मतलब इंडिया के 11 के हिसाब से 11 बजे। तो अभी आज मैं 8:15 बजे उठ गया। वो क्योंकि ये जो गाड़ी RAV4 अपने पास आई हुई थी वीकेंड के लिए, ये किसी की 9 बजे की टेस्ट ड्राइव बुक है इसकी। तो फिर मेरे को ये गाड़ी 9 बजे से पहले पहुंचानी थी। तो वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता टोयोटा जाने का, 20-25 मिनट लगते हैं। पर फिर मैंने कहा अभी अब सुबह का टाइम है, अगर ट्रैफिक हुई कुछ हुआ तो मैं थोड़ी पहले निकल जाता हूँ। तो उस हिसाब से मैं अपना फिर पहले ही आ गया। मैंने कहा कुछ आपको थोड़ा ड्राइव दिखाते हैं रास्ते में और अपना बातें करते हुए चलते हैं टोयोटा पे, क्योंकि हाइलक्स लेके आनी है। तो पहले तो ये था, वैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास वीकेंड के लिए गाड़ी आए ना, मैं संडे रात को छोड़ आता हूँ ताकि मेरे को सुबह ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। अब मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ ना आपको, ये ट्रैफिक की झलक देख लो आप, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और मैंने ये लेफ्ट साइड जाना है जिधर वो लाल कारें जा रही है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी ट्रैफिक में टाइम अगर ज़्यादा भी लगे तो अगलों की गाड़ी पहुंच जाएगी। और मुझे फिर मिलनी है हाइलक्स, और हाइलक्स आज सुबह वापस आनी थी। तो फिर मैंने अपना लैपटॉप साथ ले लिया है। और मेरे को ये था कि अगर हाइलक्स थोड़ी लेट भी आती है तो मैं वहीं बैठ के काम कर लूँगा। तो मैं चलो फिर टोयोटा पे चलते हैं और हाइलक्स उठा के लाते हैं। देनी उन्होंने हाइलक्स 2 दिन के लिए, मतलब आज जैसे मंडे हो गया तो वेडनेसडे को वापस करनी है मेरे को, वेडनेसडे दोपहर को। पर मैं उससे पूछूंगा अगर वेडनेसडे की जगह थर्सडे को मैं कर दूं, क्योंकि हाइलक्स ना फिर उसने मेरे को बताया था कि फ्राइडे से लेके बुक है और फिर वो 10 दिन के लिए जा रही है गाड़ी, फिर फ्री नहीं है। तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर मेरे को 1 दिन एक्स्ट्रा दे दे तो वो भी अपनी बात बन जाए, क्योंकि वीकेंड में अपने पास गाड़ी ऐसे फ्राइडे से मंडे रहती है, तो सैटरडे संडे 2 दिन फुल रहती है अपने पास गाड़ी। जब वीकडेज में लो फिर वो 1 दिन फुल रहती है, क्योंकि जैसे आज उठाई मान लो, वो फिर परसों वापस आएगी गाड़ी। तो अब जाके देखते हैं, करते हैं बात उससे। अभी आई भी है गाड़ी के नहीं आई, देखते हैं। आज का मौसम थोड़ा ना तूफानी है, बादल भरे हुए हैं, थोड़ी सी धूप निकली हुई है, कुछ लाइट बड़ी मस्त है देखने में, पर हवा भी पूरी तेज चल रही है। यहाँ ये है कि मिट्टी इतनी उड़ती नहीं तो पता नहीं लगता उसका। पेड़ पूड़ी आपको देखने पड़ते हैं कि जैसे तेज हिल रहे हैं कैसे है, तो उसी के हिसाब से फिर है। बाकी अब आ गए हैं यहाँ पे। ट्रैफिक यहाँ पे ना तालिन में हमें इतनी ट्रैफिक हो जाए ना, तो इतनी हमें लगता है कि ओहो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जब मैं बर्लिन होता था ना, या तालिन से पहले बर्लिन रहता होता था, तो बर्लिन में तो संडे को भी इतनी ट्रैफिक होती थी। अगर इतनी ट्रैफिक बर्लिन में तुम्हें मिल जाए ना, तो तुम ये कहते थे अरे खाली पड़ी सड़कें, कोई ट्रैफिक नहीं, मैं तो चलता ही आया बस। और यहाँ पे ये ट्रैफिक तो हो जाता है कि ओहो बहुत हद से ज़्यादा ट्रैफिक, ये कह देते हैं हम, हद से ज़्यादा ट्रैफिक थी। एक मेरे को ये और था, मैंने कहा अभी हाइलक्स से तो पता नहीं, पर इस गाड़ी से यहाँ से मैं यू टर्न मारता हूँ और ना सिटी के बीच में से निकल जाते हैं, आपको सिटी ड्राइव भी दिखा लाते हैं। तो ये जो सामने अपना आपको दिख रहा है ये ओल्ड टाउन है। ये को 1.5-2 किलोमीटर लंबा है, जैसे सर्कल सा हो गया इसके आसपास, जैसे ये सड़क जा रही है ये जाती है, और ये बीच में सारा ओल्ड टाउन। यहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी जैसे पुरानी अपना ईंटों से बनी हुई। तो यहाँ से अब हम एंटर हो गए हैं सिटी में। यहाँ अपने राइट साइड पे अब सारा ओल्ड टाउन चलेगा, लेफ्ट साइड पे अपना ये थोड़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं। ये रोतरमानी है अपने लेफ्ट पे ना, जो मैंने अब पहले भी कई वीडियोस में बताया है। तो हमारे अब सीधा सिटी के थ्रू जाना है।
तो हुआ क्या, अभी मैं सिटी में से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा कुछ। तो अभी मैं सिटी में से निकलने लगा हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे अब ना हम उस इंटरसेक्शन पे आ जाएंगे जहाँ से आगे आपने पहले देखा हुआ है। तो मैंने कहा भी चल यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, और जैसे मैंने देखा कैमरे की तरफ तो वो मैंने देखा कि वो चल ही नहीं रहा। तो इतना मैं पीछे 15 मिनट से बोलता आ रहा हूँ, रिकॉर्ड अपना कुछ भी नहीं हुआ। हम बताया मैंने क्या, मेरे ना ऐसे लेफ्ट साइड पे ट्रैम आके खड़ी हो गई थी, तो उसने इंडिकेटर जला दिया। तो हुआ क्या, वो ट्रैम स्टॉप था। तो मेन बात मैंने ये बताई थी कि जैसे अगर आपके लेफ्ट साइड पे ट्रैम आ जाए और उसने इंडिकेटर दे दिया, इंडिकेटर का ट्रैम का, अब ट्रैम मुड़ती तो है नहीं बिना अपनी पटरी के, तो ट्रैम का फिर इंडिकेटर का मतलब है अभी इसका अब स्टॉप है। आपको राइट साइड पे बस स्टॉप दिखे, वो शेल्टर से दिख जाएंगे। तो अगर ट्रैम आ गई है वहाँ, तो वो उसने रुकना है। अगर आप ट्रैम, कई बार होता है कि ट्रैम के और बस शेल्टर के बीच में ना 2 लेने हैं, तो अगर आप उन 2 लेनों में कहीं हो ना, अगर ट्रैम ने जब इंडिकेटर दे दिया, आपको अपनी कार वहीं रोकनी है, चलानी नहीं वहां से कार, चाहे कुछ हो। जब तक ट्रैम इंडिकेटर देना बंद नहीं करती, आपने नहीं हिलना अपने स्पॉट से। अगर आपकी कार दरवाजे के सामने खड़ी है, ट्रैम के कई दरवाजे होते हैं, अगर दरवाजे के सामने खड़ी है, खड़ी रहने दो, वो आपकी हेडेक नहीं है। आपको वहीं ब्रेक मार देनी है, क्योंकि जो उतर रहे हैं वो तो पैदल चल रहे हैं ना, उनको आपकी कार के ये थोड़ी कि वो तेज आ रहे हैं तो आपकी कार में घुस जाएंगे। अगर घुस जाते हैं आपकी कोई टेंशन नहीं है भाई, तुम अपना ध्यान से चलो, पैदल ही तो चल रहे हो। तो ये है ट्रैम का ना, तो आपको रुकना पड़ता है वो और ये यूरोप की हर कंट्री में है, यहाँ नहीं। अगर आप जैसे आपकी लेन के अंदर ही ट्रैम लेन की, ट्रैम की पटरी डली हुई है, आप उस पे चल रहे हो, आपके पीछे ट्रैम है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कि आपको रुक के ट्रैम को रास्ता देना है या ऐसे, कुछ नहीं। फिर आप अपना चलो कार की तरह भाई, ऐसे फिर ऐसे ट्रीट करो जैसे आपके पीछे एक कार लगी हुई है, तो उसका कोई नहीं। पर अगर आप उसके साइड हो, वो इंडिकेटर दे रही है रुकने के लिए, फिर आपको रुकना ही रुकना है। अभी फटाफट जाके टोयोटा पे ना कॉफ़ी उठाते हैं। उनकी कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो मशीन वहाँ लगी हुई है। तो मैंने तो अमेरिकानो ही बना लेनी है अपने लिए। वो जो वेटिंग एरिया होता है ना उनका, उसमें मशीन लगी हुई है, खुद अपना बनाओ। इंडिया वाली सर्विस नहीं, इंडिया तो टोयोटा वाली उसमें लग्जरी में आ जाती है ना, प्राइस के और इनकम के हिसाब से। यहाँ तो टोयोटा जैसे एवरीडे यूज़ कार है, तो यहाँ पे कोई वीआईपी सर्विस नहीं, कुछ नहीं। पर जैसे मेरे पास पहले BMW थी, जब मैं 2021 में थी मेरे पास BMW 1 साल, तो उनके मैं डीलरशिप जैसे गया, तो उनका भी बस वेटिंग रूम थोड़ा उसका अच्छा उन्होंने ऊपर अलग से बनाया हुआ है, पर है उनका भी वही सिस्टम। कोई सर्विस यहाँ कुछ नहीं है। कोई नहीं होता कि जो आपके लिए कॉफ़ी लेके आएगा, ये करेगा वो करेगा, वो आपने सारा खुद ही करना काम। तो अपना नॉर्मल दिन की शुरुआत हम करते हैं कॉफ़ी से, मैं करता हूँ कॉफ़ी से। वो आज पी नहीं, मैंने कहा चल वहीं जाके टोयोटा पे पीते हैं, क्या घर बनानी है। तो जी गाड़ी अपने को मिल गई है, ये रही अपनी गाड़ी अगले 2 दिन के लिए, हाइलक्स। चलो इसमें बैठते हैं, बैठ के लेके चलते हैं, इसे चेक चुक करते हैं। साउंड सिस्टम तो सही लग रहा है इसमें, पता नहीं सही है कि नहीं, स्पीकर तो अलग लगे हुए हैं। चलो अंदर बैठते हैं। तो भाई अंदर से देख लो गाड़ी, स्टीयरिंग व्हील बढ़िया है इसका, ये मेरे को शाइनी वाला अच्छा लगा। स्पीड इसके डिजिटल नहीं है, ऐसे है, फुल टैंक उन्होंने दिया है, और गाड़ी सिर्फ 842 किलोमीटर चली है, 773 की रेंज दिखा रही है। तो टैंक इसका बड़ा है। ये अपनी स्क्रीन आगे बीच में है छोटी, पर सारा डिजिटल। ये नीचे सीट हीटिंग का ऑप्शन आपको चूज़ करनी पड़ती है, लेफ़्ट या राइट लेनी है कैसे। और ये अपना ग्लव बॉक्स वगैरह आ गया सीट और पीछे से। तो ये स्पीकर इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसे नहीं कभी देखे ना स्पीकर जैसे इन्होंने लगाए हुए हैं। चलो अभी बजा के इसको देखते हैं कैसा। तो चलो अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, और फिर इसको लेके कहीं ना कहीं चलते हैं आगे। 2 दिन अपने पास है गाड़ी, पर मेरे को ना सीट इसकी बैठ के थोड़ा सा इतनी RAV4 की तरह कंफर्टेबल नहीं। वो उसने मेरे को कहा था कि ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, कमर्शियल व्हीकल है आफ्टर ऑल ये। तो सीटिंग पोजीशन भी इसकी ना, और ना सीट की इतनी सेटिंग्स इसमें आ रही है। तो देखो अब इसको लेके चलते हैं। मेरे को तो टाइम लग गया इसमें सेटिंग करते करते ही। सिटिंग पोजीशन भी इसकी काफ़ी मतलब ऊंची है बैठने वाली। ब्रेक्स इसकी सेंसिटिव है एकदम, जैसे हल्का सा पैर रखो तो पूरा मतलब झटका मारती है ब्रेक भी ना।
स्मूथ नहीं मेरे को RAV4 के बाद इतनी लगी। पर गाड़ी वैसे गाड़ी स्मूथ है, मतलब है तो इसका 2 लीटर इंजन, 2.8 लीटर जो भी डीजल का इसका आता है वो है। पर वैसे अब सीटिंग पोजीशन भी ना, मैंने सीट अपनी पूरी नीचे करी हुई है और मेरे सर के ऊपर इतनी सी जगह बची है छत टच होने में ना, तो और सीट इससे नीचे जाती नहीं, सीट अगर मैं करूँ भी फुल नीचे है। और उसके बाद भी काफ़ी मैं ऊंचा बैठा हुआ हूँ गाड़ी में ना, प्रॉपर सीट मेमोरी इसमें है नहीं, यहाँ भी मेरे को नहीं मिली है ही नहीं। जहाँ नॉर्मल टोयोटा के बटन होते हैं वहाँ तो मेरे को दिखी नहीं। पर गाड़ी ना वैसे स्मूथ फीलिंग है गाड़ी में, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह इतनी इसकी डीजल की महसूस नहीं हो रही। तो अभी निकले हैं, घर चलते हैं, फिर हनाई को छोड़ने जाना ऑफिस थोड़ी देर में। तो फिर जब उसको ऑफिस छोड़ेंगे फिर निकलेंगे लेके गाड़ी, कहीं चलते हैं अभी तो। पर है इसका साइज़ वगैरह का ना थोड़ा लगता है कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। इसका विंडशील्ड भी ना थोड़ी रिक्लाइनिंग है ज़्यादा RAV4 से, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, जैसे मैं इसको अभी मैं मोड़ता हूँ दूसरी तरफ ना वीडियो को, तो ये ऊपर राइट कोने में ये चीज़ आ रही है ना, ये इसका है। तो ये दूसरी कारों में नहीं आ रहा था पर यहाँ आ रहा है इस गाड़ी में। तो यहाँ तो इसका शीशे का कुछ है, क्योंकि यूज़ तो मैं वही कर रहा हूँ, सेम वाली जो पहले कर रहा था मैं यूज़, वो तो मैंने चेंज किया नहीं। मैंने अब गाड़ी ना कोई 5-7 किलोमीटर चला ली है, तो मेरे को तो अभी इसका समझ नहीं आई कि ये कोई अपना क्रूज़र तो है नहीं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज़र। और जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज़र कह रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने मान लो एक दिन में 600-700 किलोमीटर जाना है, आपने बस क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के, ट्रैफिक यहाँ इतनी है नहीं, तो आपने 1-2 घंटा तो 100-110 की स्पीड पे ही रहना लगातार। तो आप बस बैठे हो स्टीयरिंग के पीछे, कोई एंगेजमेंट नहीं कार में, ज़्यादा मोड़ना नहीं, को कुछ नहीं। तो लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज़र मेरे को नहीं लग रहा। RAV4 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी इससे। ये तो कमर्शियल व्हीकल, वो कह रहा था कमर्शियल व्हीकल है तो इतनी कंफर्टेबल नहीं, पर अगर वो जो बड़ी वैन्स होती हैं जो DHL वगैरह, मेरे पीछे भी एक आ रही है अगर आपको दिख रही हो, तो वो बल्कि ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। उनमें मैंने काफ़ी डिस्टेंस किया है। मेरा जो साली का घर वाला है ना, उसका अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है थोड़ा, तो उसके पास ये वैन्स हैं काफ़ी, जैसे ये ओवरटेक कर रही है लेफ्ट में, मर्सिडीज स्प्रिंटर या ऐसी चीज़ें। तो जब मैं आया था यूरोप में, शुरू में मैं उसके साथ जाता होता था, तो तब हम जाते थे एक दिन में हमने 1000 किलोमीटर ड्राइव करना, तो वो तो कंफर्टेबल थी पूरी। पर इसमें तो अगर मेरे को एक दिन में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो भाई ये तो कमर में दर्द हो जाएगा। इसमें तो लंबा सपोर्ट भी इसकी ज़्यादा उठी हुई मेरे को लग रही है, कोई बटन मेरे को मिला नहीं जिससे कम हो। तो ये वैसे खड्डों के ऊपर जाने में इन चीज़ों में गाड़ी मस्त है, सॉफ्ट है, सस्पेंशन इसकी सही चल रही है, ज़्यादा महसूस नहीं होता। पिकअप वगैरह भी गाड़ी का ठीक है, तो उस मामले में तो गाड़ी ठीक है। एक बुड्ढा खड़ा हुआ था पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में, मैंने कहा उसको क्रॉस करने देते हैं पहले। तो उस मामले में गाड़ी सही है, पर लॉन्ग डिस्टेंस ये नहीं। ये अब चलो इसका अब रिव्यू उनको तो बना के देना है, तो उनको यही रिव्यू चाहिए था कि एक जो डेली यूज़र है उसके लिए हाइलक्स कैसी है, क्योंकि वो कह रहा था कि उनके पास ना काफ़ी डिमांड आ रही है, जो इंटरनेशनल बंदे हैं अपने, कि हाइलक्स में इंटरेस्टेड है। पर कहता है कि हम उन्हें समझा नहीं पाते कि हाइलक्स भाई ये उस हिसाब से गाड़ी नहीं है, और कहता है कि उनको हम लंबी टेस्ट ड्राइव दे नहीं सकते ज़्यादा, जैसे 3-4 दिन के लिए दे दी या कुछ, ताकि उनको पता लगे। तो कहता है कि हम उनको कहते हैं भी आप टोयोटा RAV4 लो। तो मैं भी जो अपना रिव्यू बनाऊंगा इंग्लिश में बनाना है मैंने, तो उनको यही कहूँगा कि भैया आप टोयोटा RAV4 लो। अगर आपको इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है ना, तो टोयोटा RAV4 लो, क्योंकि टोयोटा RAV4 एक तो इससे लगभग 10,000 यूरो सस्ती है गाड़ी, और 10,000 यूरो बहुत होते हैं। कितना टाइम आपका साल में, अगर आप 3,000 यूरो का भी तेल भरोगे तो आपका 3 साल का तो तेल ही निकल गया उसमें 10,000 में। अब वो भी अगर आप 20,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला रहे हो, तब मैं बात कर रहा हूँ साल में, तो 60,000 किलोमीटर आप गाड़ी भी चला लोगे इतने में, और फिर इसका तेल तो फिर भी लगना है ऊपर। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है हाइलक्स की, तो मेरे हिसाब से तो है नहीं। इंडिया का मेरे को पता नहीं, क्योंकि इंडिया में मैं फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर विकास भाई के पास है, पर मैं कभी बैठा नहीं फॉर्च्यूनर में। टोयोटा इनोवा में बैठा हूँ, वो कंफर्टेबल थी इससे ज़्यादा,
पर वो भी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 15-16 साल हो गए हैं उसमें भी, नहीं 16 के पीछे भी, 3 साल पहले बैठा जब इंडिया गया था मैं। तो अब इसका मेरे को इतनी नहीं समझ आ रही अभी तक। तो मेरा ना जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे अब मैंने 7-8-10 किलोमीटर चला लिया गाड़ी, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा यही है कि ये तो कमर्शियल व्हीकल है, ये वो डेली ड्राइव वाला इसका सिस्टम नहीं है। एक और, जैसे आप इसमें जाते हो ना किसी, जैसे मैं स्पीड ब्रेकर पे गया तो एक बार आपको पूरा झटका लगता है स्टीयरिंग व्हील पे भी, सीट में भी, और फिर सस्पेंशन सॉफ्ट है वैसे तो। अगर तो ग्रेवल रोड है या कुछ है उसमें गाड़ी सही चलती है, पर जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया एक बार थोड़ा ना डायरेक्ट झटका महसूस होता है गाड़ी में से। और ब्रेक्स तो पूरी इसकी सेंसिटिव है, आगे से झुकाता है, ऐसा लगता है झुक रही है गाड़ी आगे। जैसे वो नहीं आती होती थी शुरू में जब कौन सी यार गाड़ी लॉन्च हुई थी, टाटा सुमो गाड़ी, देखा आगे से कैसे ऐसे ऐसे झुकती थी ब्रेक मारने से, वैसे मेरे को लगता नहीं कि ये है वो, पर ड्राइवर सीट से जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो वो इसकी फील आ रही है कि आके ऐसे झुक रही है गाड़ी जब मैं हल्की सी ब्रेक टच करता हूँ। तो चलो, बाकी अब है अपने पास 2 दिन, हमने टेस्ट ड्राइव इसका करना है, रिव्यू बनाना है, अब देखते हैं। लगा तो मैंने दिया है पर ये तो पार्किंग में नहीं आ रहा भाई। चलो आगे काफ़ी जगह गाड़ियाँ निकलने के लिए, देखने में तो मस्त है, और कुछ बात है या नहीं, पर लंबा बहुत है, मेरे को लग रहा है ये 5 मीटर से ज़्यादा लंबा होगा। ये पीछे इसके कवर है, मैनुअली लगा हुआ है, ये अपनी साइकिल्स खड़ी हुई हैं पीछे दो, तो कमाल है भाई। ये नहीं मैंने सोचा था कि पार्किंग में आएगा ही नहीं, पर सोचा मैंने कुछ भी नहीं था। तो चलो ऊपर चलते हैं, पापा से मिलते हैं।